Welcome back to the channel. Hello fighters. We were discussing art and culture 2020 exclusively मॉड्यूल इनसाइट का। तो हमने चार चार वीडियोस में कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए थे। हम अभी आगे कंटिन्यू करते हैं। इंटरनेशनल एफर्ट्स एंड इंटरनेशनल इवेंट्स, यूनेस्को लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज। यूनेस्को ने नुआट जो थाई मसाज है इसको इंटरनेशनल रिकॉग्नाइजेशन यूनेस्को में रिकॉग्निशन दे दिया है as part of its representative list of the intangible cultural heritage of humanity। ये एक टाइप का एक फॉर्म ऑफ मसाज है जो कि वन अमंग ओवर 20 एलिमेंट दैट हैव बीन इंस्क्राइब्ड इन द लिस्ट। और कहाँ की मैं और कौन कौन सी साइट्स हैं, जैसे कि ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, कुटियाट्टम संस्कृत थिएटर, रामन कुटियत्तु रिचुअल थिएटर एंड डांस ड्रामा ऑफ केरला, कालबेलिया सॉन्ग फोक सॉन्ग एंड डांस ऑफ राजस्थान, छाऊ डांस बुद्धिस्ट चैंटिंग ऑफ लद्दाख, संकीर्तन रिचुअल सिंगिंग ड्रमिंग एंड डांसिंग ऑफ मणिपुर, ट्रेडिशनल ब्रास ऑफ कॉपर क्राफ्ट ऑफ यूटेंसिल्स मेकिंग अमंग द क्या है ठठेरास ऑफ जंडियाला गुरु, पंजाब, योगा, नवरोज़, कुंभ मेला। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात कर लेते हैं, इसमें इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट है बरियल माउंट बहरीन का, भुज बिम कल्चर लैंडस्केप ऑस्ट्रेलिया का, आर्कियोलॉजिकल र्यून ऑफ लियांगचू सिटी चाइना, यांगत्जे रिवर पे है ये, जयपुर सिटी राजस्थान, ओम्बिलियन कोल माइनिंग हेरिटेज ऑफ सवाहल तोना इंडोनेशिया, मोजो फुरकुइजी कोफुन ग्रुप माउंटेड टॉम्स ऑफ एंशियंट जापान में है ये। मेगालिथिक जार साइट्स ऑफ जिंगजियांगबोंग, प्लेन ऑफ जार्स, लाओ पीपल ऑफ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। और इसके साथ साथ ही इंडिया को 30th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट मिल चुका है पिंक सिटी जयपुर के नाम पे। अभी तक हमारे पास जो है उसमें 30 जो है वो कल्चर प्रॉपर्टीज़ है, 7 नेचुरल प्रॉपर्टीज़ हैं और 1 मिक्स साइट है। अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड वर्ल्ड हेरिटेज साइट की। ये मेंटेन की जाती है इंटरनेशनल वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम एडमिनिस्ट्रेटेड बाय यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। और जो भी इसमें ऐड होता है, जो भी हेरिटेज साइट आती है वो पार्ट रहती है लीगल टेरिटरी ऑफ द स्टेट की। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिनेवा कन्वेंशन के अंदर के तहत ये आता है। और जो हेग कन्वेंशन है ये बात करता है प्रोटेक्शन ऑफ कल्चर प्रॉपर्टी, जो कि आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट या फिर इंटरनेशनल लॉ के टाइम पे हुआ था, उसके बारे में बात करता है ये। तो इतना छोटा सा था, लेकिन अभी आगे और कंटिन्यू करेंगे तो बहुत छोटा सा वीडियो हो जाएगा। नेक्स्ट है हम हिस्टोरिकल इवेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। तानाजी मालसोरे एंड बैटल ऑफ सिंघाबाद के बारे में बात करते हैं। और जी ये जो थे हमारे तानाजी मालुसारे, ये बहुत ही क्लोज एडेड थे छत्रपति शिवाजी के। और बैटल ऑफ सिंघाबाद है जिसने 1670 में, मतलब ये हुआ था 1670 में। इसमें क्या हुआ था, जो तानाजी थे ये उदययान राठौर के अगेंस्ट इन्होंने फाइट की थी और एक फॉर्मेबल राजपूत वॉरियर थे ये राठौर साहब जी। और ऐसा कहा इस वॉर के तहत ऐसा हुआ था, जो फोर्ट कंधना है, मतलब लेटेस्ट का नाम हम लोगों ने सिंघागात कर दिया था, ये उनको देना पड़ा था, तब जयसिंह के तो देना पड़ा था। अब बात करते हैं बैटल ऑफ सिंघागात जो 1670 में हुआ था। इसमें एक ट्रीटी ऑफ पुरंदर हुई थी जो कि जयसिंह और शिवाजी के बीच में साइन करी गई थी। इस ट्रीटी के अंदर ये कहा गया था जो मराठा रूलर हैं उनको इस फोर्ट कंधाना से अपना जो है अपना एक वो मतलब कि जो अपना कमांड है वो छोड़ना पड़ेगा और इसे मुगल को देना पड़ेगा। जो ये फोर्ट है वो गार्ड किया गया था राजपूत के द्वारा, पठान के द्वारा, अरब ट्रूप्स ने भी इनको गार्ड किया था। और कहा गया था ये इम्पेरिएबल भी हैं। आउटकम्स क्या थे बाकी तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं, बस एक इंपॉर्टेंट यही लगा, इस फोर्ट का नाम जो है वो बदल दिया गया सिंघागात के नाम से, जिसका नाम मतलब है लायंस फोर्ट, जो कि शिवाजी के द्वारा किया गया था तानाजी के ऑनर में। नेक्स्ट बात करते हैं भीमा कोरेगांव बैटल की। जनवरी फर्स्ट 2020 को 202वीं जो है एनिवर्सरी सेलिब्रेट की जा रही है भीमा कोरेगांव बैटल की। ये पेशवा फोर्स और ब्रिटिश के बीच में लड़ी गई थी। ये भाई इस आउटकम की बात करते हैं, इसमें हुआ क्या था, जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिप्शन हुआ करता था और हुआ करता था वो उस टाइम पे जीत गई थी। इसमें विक्ट्री हुई थी पेशवास की। और साथ ही साथ इस बैटल में जो दलित से उन्होंने बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पार्टिसिपेट किया था, जिससे दलित का भी जो होता नहीं कि रेपुटेशन, सोसाइटल रेपुटेशन होती है, वो काफ़ी हद तक बढ़ी थी। और कहा जाता था कि इसमें बाहर सोल्जर्स का भी बहुत बड़ा योगदान था और इसीलिए ये मतलब सेलिब्रेट किया जाता है। पाइका रिबन के बारे में बात करते हैं। पाइका रिबन 1870 में हुई थी। और इसमें हुआ क्या था, जो किंग ऑफ उड़ीसा थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने कुछ मार्शल सर्विसेज जो लेते थे लोगों से, उसके बदले में लोगों को एक रेंट फ्री लैंड और टाइटल्स दिया करते थे।
और जो लैंड जो और ये ट्रेडिशनली क्या हुआ था लैंड ओनिंग जो है मलेशिया और उड़ीसा की। और होता क्या ऐसे मान लो कि आप एक जगह पे रह रहे हो, लेकिन उसका ना आपको किराया देना पड़ता है ना कुछ करना पड़ता है, लेकिन बदले में जब उनके घर में कुछ भी झगड़ा वगड़ा होता है तो आपको उनके घर का झगड़ा सुलझाने जाना होता है। बस कुछ यही भी उस टाइम किंग ऑफ उड़ीसा का इनके साथ कुछ चल रहा था कि भाई देखो, आप आराम से सुकून से रहो, हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन जब भी हमें आपकी ज़रूरत पड़ेगी हमारे वॉर में वही आपको साथ देना पड़ेगा हमारा। तो कुछ ऐसे इन दोनों के बीच में आपस में डील चल रही थी। लेकिन होता क्या है, ब्रिटिशर्स आते हैं। अब ब्रिटिशर्स को तो भाई अपना फ़ायदा देखना है, तो उन्होंने क्या किया, पाइका जहाँ रहते थे वहाँ पर उन्होंने अपनी एंट्री शुरू कर दी। ठीक है, बस यहीं से बखेड़े हो गए शुरू। बख्शी जगबंधु जो थे उनके उनकी कमांड उनकी मतलब उनके अंडर में ये जो वॉर ये हुआ था। इसमें मुझे बाकी कुछ इंपॉर्टेंट लगा नहीं है, बाकी आप देख लो, मुझे कुछ नहीं लगा वैसे तो। नेक्स्ट है महाराजा सूरजमल एंड द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये जो बैटल है 18वीं सेंचुरी में, ये सन ऑफ सॉरी ये जो आपके थे क्या नाम है इनका, महाराजा जी, ये राजस्थान के थे। ये किसके बेटे थे, जो जाट चीफ मैन थे उस टाइम बादन सिंह, उनके बेटे हुआ करते थे ये। और कुछ मोनूमेंट्स जैसे कि पैलेस ऑफ दीक और भरतपुर फोर्ट, इसमें इनका नाम भी मेंशन किया गया है। थर्ड बैटल ऑफ पानीपत के बारे में बात करते हैं, भाई है क्या, बट ये हुआ था मराठा फोर्सेस के बारे में और अफ़गान जो आए थे उनके बारे में, उनके साथ ये जो वॉर ये हुआ था। अब्दाली जो उस टाइम सपोर्ट किया रहे थे भाई टू इंडियन अलाइज के, जिसमें रोहिल्लास हुआ करते थे, नवाज उद दौला और अफ़गान ऑफ द दोआब रीजन और सुजाउद दौला जो कि नवाब अवध हुआ करते, उनके द्वारा इनको सपोर्ट किया जा रहा था। बाकी सही बताऊँ मुझे इसमें कुछ और कुछ लगा नहीं, तो इसलिए मैंने इसको पूरा का पूरा खाली छोड़ दिया। आप पढ़ लेना प्लीज़ एक बार कि सारे बैटल्स कहाँ कहाँ हुए थे, शायद एक बार होता नहीं इसकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भले यूपीएससी पूछ ले, वैसे तो मुझे लगा नहीं, इससे मैंने को बताया भी नहीं। नेक्स्ट आगे बात करते हैं इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस मतलब आईएचसी के बारे में, जो उसका 18th मतलब 80वां जो सेशन था वो कहाँ हुआ, कन्नूर केरला में। ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ को भाई मतलब आते हैं सब साथ में, एक कॉन्स्टिट्यूशन ड्यूटी होती है सबकी कि प्रमोट करना है हमें, जो भी कल्चर है हमारा उसको प्रमोट करना है अपने अपने एक टेरिटोरियल एरिया में। ये जो फाउंड किया गया था हमारा इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस जो है वो 1935 में। ये लार्जेस्ट एसोसिएशन है प्रोफेशनल हिस्टोरियंस की साउथ एशिया में। मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोट करना सेकुलर और साइंटिफिक राइटिंग ऑफ हिस्ट्री। भारत इतिहास समाशोधक मंडला जो ऑर्गेनाइज की गई थी एंड ऑल इंडियन कांग्रेस 1935 में, जो अपनी सिल्वर जुबली सेलिब्रेट करेगी पुणे में, और इसके आउटकम में ही इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस निकल के आई थी। उसके बाद भारत इतिहास सामशोधक मंडला के बारे में बात करें तो फाउंड की गई थी विश्वनाथ काशीनाथ राजवाड़े 1910 में पुणे में, किसके सपोर्ट के थ्रू, केशी महेन दाले के सपोर्ट के साथ। इस्लामिक रिवॉल्यूशन की बात करें तो ईरान जो है वो सेलिब्रेट करता चला आ रहा है 1979 से इस्लामिक रिवॉल्यूशन, इसके बारे में बात कर लेते हैं। जिसको हम लोग ईरानियन रिवॉल्यूशन भी बोलते हैं, और ये कि बहुत ही पॉपुलर अपराइजिंग है ईरान की, कब 1978 से 79 के बीच की। रीज़न क्या थे कि क्यों ये रिवोल्यूशन हुआ, भाई क्या क्या एडवांसेस थे भाई, जैसे कि ब्लैक क्लैश अगेंस्ट वेस्टर्न इम्पीरियलिज्म 1953 में ईरानियन का कॉप दिक्कत हुआ था। एक राइज़ हुआ था एक राइज़ हुआ था कि ऐसा एक्सपेक्ट किया था कि 1973 में जो ऑयल रेवेन्यू है बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एंड ओवरली एम्बिशियस इकोनॉमिक प्रोग्रेस anger over the short sharp economic contraction in 1977-78 अदर और भी कुछ छोटी मोटी चीज़ें हुआ करती थी भाई, वही सब है। इसके अलावा इसमें कुछ खास है नहीं। नेक्स्ट है बैटल ऑफ कन्ना काले, तो इसको हम लोग गली पोली कैंपेन या फिर दारदा नेल्स कैंपेन के नाम से भी जानते हैं। इसको वन ऑफ द ब्लडिएस्ट ऑफ वर्ल्ड वॉर 1 के जैसे भी कंसिडर किया था। इसमें बहुत से लोग जो है मारे गए थे। ऑटोनोम आर्मी को मतलब कहा गया था भाई बहुत बहुत मतलब 10,000 के आसपास लोग जो है दोनों साइड के मारे गए थे, कहाँ के, ऑटोमन आर्मी के भी और जो अलाइड फोर्स थे उनके भी। ये एक अनसक्सेसफुल अटैम्प्ट था अलाइड पावर्स के द्वारा कि जिससे वो यूरोप के तब सी रूट पे कंट्रोल कर लेंगे फ्रॉम यूरोप टू रशिया, जो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इनका ऐसा माना था कि ऐसा हम कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं और ये चीज़ निकल के सामने आई। कैंपेन को हम एक तरह से ग्रेट ऑटोमन विक्ट्री भी मानते हैं। इसमें हुआ था कि जो स्ट्रगल कर रहे थे किस बेसिस पे कि जो तुर्किश वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस था
और इसके बाद जो टर्की था वो एक तरह से रिपब्लिक ऑफ टर्की के नाम पे उभर के सामने आया। तो इन्होंने सोचा कि हम भी ऐसा कुछ कर लेंगे, बट ऐसा हुआ नहीं था। और इसके साथ साथ इसको ये जो हमारा कैंपेन था इसको कभी कभी हम लोग जो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड का नेशनल कॉन्सियसनेस है अप्रैल 25, उसकी वजह से भी इसको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम सतनामी रेबेलियन की। सतनामी रेबेलियन जो है वो ये होते कौन थे ओरिजिनली? ये मिलिटेंट सेक्ट ऑफ हिंदू वर्शिपर्स हुआ करते थे। और फाउंडेड बाय इनको फाउंड किया था सेंट के, इनका नाम था बीरभन। ये मेजर रिलीजियस एक्टिविटी इस सेक्ट की क्या है? चैंट करना, मेडिटेट करना। किसके नाम पे? सतनाम के नाम पे, स्पेशली रामा और कृष्णा के नाम पे। और इसके साथ साथ जो ये सेक्ट था ये एक ऑफशूट था रविदासी सेक्ट का। और इसमें लोअर स्ट्राटा के लोग जैसे हुआ करते थे हिंदू सोसाइटी वाले, और पर्टिकुलरली वो लोग जो लोग लेदर से कि बहुत ही नीची कास्ट से, जैसे कि लेदर वर्कर हो गया, स्वीपर्स हो गए, कारपेंटर्स हो गए, ये सब लोग हुआ करते थे। और जो भी सेक्ट के फॉलोअर्स थे वो अपना सर जो है वो ऊपर, मतलब मुंडिया उसको बोलते हैं, मुंडिया को ऊपर करके करते थे, और लिकर और मीट से ये दूर रहा करते थे। और जो इस रिलीजियस ये जो रिलीजियस ग्रंथ है सतनामी का, इसको हम लोग पोथी कहते हैं। 1672 में इन्होंने क्या किया? मुग़ल एम्पायर के अगेंस्ट में भाई वॉर छेड़ दिया। और इन्होंने क्या किया? अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन भी सेटअप करा था। आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, या फिर कितना बड़ा है जरा देख लेते हैं कितना बड़ा है। थोड़ा सा ही ख़त्म कर लेते हैं इसको भी। कहाँ गया? आज़ाद हिंद गवर्नमेंट के बारे में बात करते हैं। इसको हम अर्ज़ हुकूमत आज़ाद हिंद भी कहते हैं। और सपोर्ट किया गया था एक्सेस पावर ऑफ इम्पीरिकल जापान, नाज़ी जर्मनी, इटालियन सोशल रिपब्लिक और बाकी अलायंस के द्वारा। इसके तहत क्या हुआ था? बोस ने बोस ने लॉन्च किया था इंडिया को फ्री करने के लिए स्ट्रगल ब्रिटिश के खिलाफ। किसके बैनर के अंदर? प्रोविजनल गवर्नमेंट इन एक्सेल ड्यूरिंग द लेटर पार्ट ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अब ये सेटअप क्यों किया गया था? बोस जी ऐसा चाहते, बोस का मानना था कि हम इंडिपेंडेंस को केवल और केवल आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू ही पा सकते हैं, ऐसा बोस जी का मानना था। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और हाँ, जब ये पूरा इन्होंने कर लिया कि हमें भी करना ही करना है, तो कैप्टन लक्ष्मी जो थी वो वीमेन ऑर्गेनाइजेशन की हेड थी। आई एम रियली सॉरी फॉर दिस। और S.A. अय्यर जो थे वो पब्लिसिटी और प्रोपेगेंडा विंग के हेड हुआ करते। रस बिहारी बोस ने डेजिग्नेट किया एज ए सुप्रीम एडवाइज़र। क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं तो 77th एनिवर्सरी हो रही है 8 अगस्त 2019 को। और 8 अगस्त को ही हम लोग अगस्त क्रांति दिन के जैसे भी सेलिब्रेट करते हैं। इस मूवमेंट को आउटसाइडर्स का बहुत ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला और जल्दी ही ये ब्रिटिश के द्वारा क्रश कर दिया गया। अब स्टार्ट किसने किया था इसको? भाई स्टार्ट किया था महात्मा गांधी के द्वारा 1942 में। लेकिन ये ऑल इंडिया कांग्रेस के द्वारा इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रोटेस्ट भी किया गया। और जो गांधी जी कह रहे थे एन ऑर्डरली ब्रिटिश विड्रॉवल फ्रॉम इंडिया। अब की फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। महात्मा गांधी, अब्दुल कलाम आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अरेस्ट कर लिया गया। कांग्रेस को डिक्लेयर कर दिया कि एक अनलॉफुल एसोसिएशन है। और ये जो पूरा का पूरा चला आ रहा था मूवमेंट, ये स्टार्टिंग के फर्स्ट फेज में तो बहुत ही पीसफुली रहा, लेकिन आखिरी जो हाफ फेज था वो ये वॉलेंट हो गया। इसमें ये जो आपके लिंगिथिकौ थे इनको और पॉलिसी ऑफ वायलेंस अडॉप्ट करना पड़ गया था। सिग्निफिकेंस की बात कर लेते हैं। जो मूवमेंट है वो कैरी किया गया था बिना किसी प्रोमिनेंट लीडर के, क्योंकि बाकी सबको तो भाई जेल ही हो चुकी थी, तो अब कौन उनको लीडरशिप देता? और इसमें जितने भी सेक्शंस थे सोसाइटी के उन्होंने सबने पार्टिसिपेट किया था। डिसेंट्रलाइज मतलब सबने पार्ट किया था, और कोई भी एक पर्टिकुलर वो तो थी नहीं के पास गाइडलाइन, तो बस इसीलिए और मैंने ठीक है को फ़ोन की। चलिए आगे देखते हैं। डिसेंट्रलाइज कमांड की बात करते हैं। डिसेंट्रलाइज कमांड था, ठीक है। और इसके साथ साथ इन्होंने जो पॉलिटिकल नेगोशिएशंस होती थी ब्रिटिश के साथ, उसका एक नेचर ही पूरा का पूरा चेंज कर दिया था। स्लोगन आया था डू और डाई का, जिसमें और साथ इसमें क्या है बहुत से क्रांतिकारी स्लोगन्स भी निकल के सामने आए थे। इसके बाद इसको एक तरह से पॉलिटिकल बेट्रियल के सिंबल के तौर पर भी जाना जाता है, जिसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ और बहुत ही अनडिवाइडेड कम्युनिस्ट पार्टी ने अपोज किया था गांधी जी को कि आप ऐसा ना ही करो। ड्रॉबैक्स क्या थे मैंने को बता ही दिया। अब वॉलेंट का यूज़ किया गया था और वो वॉलंटरी पार्टिसिपेशन था, कोई भी आगे घुस जा रहा था इसी में। और बहुत जल्दी क्रस्ट कर दिया गया, जो कि बहुत ही कम टाइम तक के लिए चला था ये, और लीडरशिप भी नहीं थी कोई। नेक्स्ट बात करते हैं रॉयल इंडियन नेवी रिवोल्ट के बारे में। इसको हम रॉयल इंडियन नेवी म्यूनिटी और बॉम्बे म्यूनिटी भी कहते हैं। 1946 में ये स्टार्ट करी गई थी।
इसका इमीडिएट ट्रिगर क्या था भाई, देखो उस टाइम के जो ये आपके ऑफिसर्स थे ये बेटर वर्किंग कंडीशन और फूड की डिमांड कर रहे थे, और इसी के तहत धीरे धीरे करते करते पूरा पूरा इनका नहीं भैया हमें अब आपसे आज़ादी चाहिए। और ये इकलौती ऐसी कम्युनिस्ट पार्टी थी जिसके स्ट्राइक को सपोर्ट किया गया था आईएनसी और मुस्लिम लीग दोनों के द्वारा। तो मेरे फ़ोन की बैटरी भी कम हो रही है, तो आज के लिए इतना रखते हैं, हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, ट्राई करूँगी जल्दी से जल्दी कवर कर दूँ मैं इसको। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ मुझे मेरी गलतियाँ बताते रहिए, मुझे इम्प्रूव करना बहुत अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच।